ब्रिगेडियर साहब, आगाज़ मैं आपसे करती हूँ सर। सबसे पहले ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये हम तो देख ही रहे हैं, हम झेल भी रहे हैं, लेकिन दुश्मन भी देख रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये किस हद तक इसका किरदार है हमें दुश्मन की नज़र में वल्नरेबल करने के लिए कि इस तरह का वाक़या जो है आज पेश आ गया है? आयशा, जब मुल्क में पोलराइजेशन होती है उसके बाद अनरेस्ट होता है, अनसर्टेनिटी होती है और पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है। ये एक बहुत बड़ी ब्रीडिंग प्लेस होती है जिसमें जो दुश्मन हमारा होता है, जो हमें ख़ास तौर पे मालूम है, इंडिया के बारे में तो मुझे कोई डाउट नहीं है और दूसरे ममालिक भी हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान इकनॉमिकली तरक्की करे। हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हम एक इस्लामिक मुल्क हैं। अगर हम इकनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने मुल्क की फैसले अपने मुल्क के मफादात में करेंगे, IMF वर्ल्ड बैंक के चंगुल से निकलेंगे। दीज आर द फैक्टर्स। उसके बाद जितना बलूचिस्तान में हालात, BLA BLF वो वहाँ पर हैं, TTP अफगानिस्तान से ऑपरेट करती है, कि कुछ अफगान मुजाहिदीन हमारे भाई वहाँ पर भी हैं, उनका मालूम भी नहीं, उसके अंदर ही वो नर्सरी बन जाती है। पाकिस्तान में सहूलतकार भी हैं, स्लीपर सेल भी हैं। तो यही हम ये कहते हैं कि फ़ौज बहुत मुश्किल ऑपरेशन कर रही है। आज भी 2 हमारे जवान शहीद हुए हैं, ऑफिसर शहीद हो रहे हैं, रोज़ाना कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है। और जब इस तरह के हालात हों, फिर उसके बाद आपके मुल्क में मुजाहरे भी चल रहे हों, जल से जुलूस भी हो रहे हों, तो हर तरफ इस तरह के हालात होंगे तो ये उनके लिए बड़ा आसान टारगेट हो जाता है। और यही वजह है कि आपके सामने आज कराची यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, किस तरीके से एक लेडी ने अपने को एक्सप्लोड किया, और कितना अफसोसनाक बात है। पहले दासू इंसिडेंट के बाद बड़ी मुश्किल से हमने चाइनीज़ को कन्विंस किया, उनको बताया सिक्योरिटी बताएंगे, लेकिन हमारे मुल्क का इशू ये है कि एक इंसिडेंट होता है, उसके एक हफ्ते के बाद हम बिल्कुल भूल जाते हैं, एंड देन वी डोंट रिमेंबर कि हमें कुछ हुआ था। आपके सामने चाइनीज़ एम्बेसी है, स्टॉक एक्सचेंज है, हाफिज सईद का लाहौर में घर है, फिर अभी ये इंसिडेंट हो रहे हैं। अभी भी हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस 90% ये इस तरह के केसेस को बर्स्ट पहले ही कर देती है, पहले ही उनको पकड़ लेते हैं, स्लीपर सेल को, सहूलतकारों को, बिफोर दे कुड ऑपरेट। लेकिन कहीं ना कहीं ये होता रहता है। इसके लिए तमाम आप मुझे समझ नहीं आती, हम नेशनल एक्शन प्लान को फाल क्यों नहीं करते हैं, नेक्टा को फाल क्यों नहीं करते हैं। आज बैठ के इसको मसले को हल करना चाहिए। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन, जब एक आपकी कंडीशन एनवायरनमेंट ही नहीं, ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी और इस तरह के लोग अपने प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी की जंग जो है उसको लड़ा है और उसको जीता है। इसलिए जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो हमारे लिए तशवीश में इजाफा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन क्या इस तरह के किसी भी वाक़े को सिर्फ सिक्योरिटी इदारों की नाकामी करार देना काफ़ी है? क्या सिर्फ वही जिम्मेदार है, या फिर मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी का माहौल, अमन का माहौल, ये तो तमाम स्टेक होल्डर्स के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है ना, कि सिर्फ सिक्योरिटी इदारों पर इस चीज़ की जिम्मेदारी आयद नहीं होती है इस स्टेबिलिटी की? आयशा, बिल्कुल आप ठीक बात कर, मैंने यही पहले बात की थी कि जब मुल्क में अनरेस्ट हो, अनसर्टेनिटी हो, इकोनॉमिक क्राइसिस हो, लोग खुश ना हो, उसके बाद बेरोजगारी हो, गुर्बत हो, देन दीज पीपल फॉल प्रे टू दोज ऑपरेटर्स जो उनके होते हैं। और उसके बाद सबसे मुल्क हमें इस वक्त मुल्क में स्टेबिलिटी चाहिए। आई विश के प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है, दे वर्क दिन और रात मेहनत करके कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लेकर आएँ। आपके अभी खबरें आ रही हैं, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, उससे एक और प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। मिलिट्री का अपना काम फुल कर रही है, यही वो उनकी कोशिश भी यही है कि फ़ौज और अवाम में जो एतमाद है इसमें भी वेज क्रिएट कर दो, फ़ौज को अवाम से दूर कर दो। और ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन देखें, इराक, लिबिया, सीरिया, यमन, अफ़गानिस्तान, जहाँ जहाँ फ़ौज और अवाम में एतमाद नहीं था, फ़ौज कमज़ोर थी, वहाँ उन्होंने अपने अज़ाइम पूरे कर लिए। वाहिद पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज हैं जहाँ पर हमने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म कर दी थी। दुनिया हमारे पास अपनी फ़ौजियों को भेजती है ट्रेनिंग के लिए, लेकिन एक दोबारा लहर इसलिए कि पाकिस्तान को वो नहीं चाहते हैं। हमने मिल के एज ए नेशन वी हैव टू फाइट एंड वी हैव टू डिफीट एनिमी नैरेटिव। इसके लिए चाहे सोशल मीडिया हो, कोई बात हो, आप देखें जब आपके ट्रुप्स वहाँ पर बैठे हुए इंफॉर्मेशन रूम में रेजिमेंट्स के अंदर खबरें देखते हैं कि हमारा 2 ऑफिसर शहीद हो गए, इतने जवान शहीद हो गए, उधर से फ़ौज के बारे में कई किस्म की बातें की जा रही हों, तो उनके मोरल को बड़ा इफेक्ट पड़ता है। वो फैमिलीज़ को देखें, उनके पेरेंट्स को देखें, वो यंग विडोज़ को देखें। मेरे ख्याल में ये चीज़ें हमें दोबारा इनकलकेट करने की ज़रूरत है, और यही आवाम को, और आई थिंक खुदा का शुक्र है कि अवाम और अभी भी फ़ौज दे हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और जिसकी वजह से फ़ौज ताकतवर बनती है और पर्सन एक्टिविटीज़ भी कर रही है।
तो इसके लिए मुल्क में स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी बहुत, ना सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है मुसरत। शीमा साहिबा, 2021 में भी जो मैंने अपने इंट्रो में कहा, दासू के मकाम पर इस तरह का वाक़या पेश आया था, उसके बाद काम छोड़ दिया था चीनी शहरियों ने, बड़ी मुश्किल से हालात जो हैं वो दोबारा से ठीक किए गए, कन्विंस किया गया जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थी कि सिक्योरिटी को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। अब आपको लगता है कि दोबारा से इस तरह का ये जो वाक़या हुआ इसके बाद ज़्यादा मुश्किल होगा उनको कन्विंस करना, दोबारा से काम का आगाज़ जो है उसी तरह से करना जिस तरह से पहले हो रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा। सबसे पहले तो हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये इतनी बुरी ख़बर है, मेरा ख्याल है कि ये चाइनीज़ और चाइनीज़ गवर्नमेंट से भी ज़्यादा बुरी ख़बर हमारे लिए है। बिकॉज़ इस मुल्क के दुश्मन जो चाहते हैं, जब चाइना के जो यहाँ पे जो सर्विंग स्टाफ या जो उनके लोग होते हैं उनके ऊपर अटैक होता है, तो वो उसका नुकसान उतना चाइना को नहीं जितना पाकिस्तान को होता है। और पाकिस्तान का जो गरीब मुल्क, इस मुल्क की जो गरीब आवाम है उनको होता है। लेकिन इसके पीछे सारी जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमें उनको भी देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा जो सी पैक है उसकी तकलीफ़ किसको है। उसकी तकलीफ़, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है, अमेरिका को है, इंडिया को है, या जितने भी एंटी पाकिस्तान फोर्सेस हैं या एंटी चाइना फोर्सेस हैं उनको हैं। और वो किसी सूरत उनको ये बात बारे में नहीं है कि सी पैक का मंसूबा है जो कामयाबी के साथ अपने मराहिल की तरफ जाए, मुकम्मल हो और तकमील की तरफ जाए, या जो पाकिस्तान और चाइना का जो ट्रस्ट का रिश्ता है वो इसी तरह से कायम रहे। और इस चीज़ के लिए ये पहली दफ़ा कोशिश नहीं हुई और अल्लाह ना करे कि ये दोबारा हो। और लेकिन हमारा दुश्मन, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो आगे भी कोशिशें नहीं करेगा। लेकिन इसमें जो सवालिया निशान है वो ये कि जब बैरूनी क़ुव्वतें, बैरूनी हमारे जो मुखालिफ ममालिक हैं, वो क्यों पाकिस्तान के सबसे कीमती दोस्त, मैं लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ सबसे कीमती दोस्त, उसको वो निशाना बनाते हैं, या उन लोगों को जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तानियत की सोचते हैं, या उस ब्लॉक की सोचते हैं जो पाकिस्तान को सूट करता है। मैं इन दो वाक़यात को रिलेट करना चाहूँगी। जो का आज हुआ, इतना इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसकी हम जितनी भी मजम्मत करें वो कम है। आज हमारे दिल दुखी हैं। उसके साथ मैं रिलेट लाजमी करूँगी कि पाकिस्तान के लिए जिस लीडर ने भी सोचा, एंटी अमेरिकन ब्लॉक के बारे में सोचने की जो यहाँ पे पनिशमेंट इस मुल्क में दी जाती रही है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जो पाकिस्तानी फ़ौज है वो हमारी आन है, हमारी शान है। एक शहीद जब होता है तो हमारी पूरी कौम, 22 करोड़ अवाम एक दिन में उसी लम्हे सोगवार होती है। उस शहीद की माँ के साथ हम सारी माएँ रोती हैं, उनका ताल्लुक मीडिया से हो, जिस मर्जी तबके से हो। यहाँ पे कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है, ना हम किसी को होने देंगे। लेकिन इस इदारे के सरबराहान को भी सोचना पड़ेगा। यहाँ पे चंद लोगों की बात हरगिज़ हमें करने से बाज नहीं रहना चाहिए। उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि कोई मुल्क की फ़ौज के खिलाफ हो गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन उस इदारे के अंदर बैठे हुए लोगों को, चंद लोगों की मैं खाली बात कर रही हूँ, ये सोचना पड़ेगा कि वो शहीद जो नस्ल दर नस्ल यहाँ पे अपनी जानें कुर्बान करते आ रहे हैं, तो ये ट्रस्ट डेफिसिट अवाम के बीच में और इतने बड़े, इतने मुकद्दस मोहतरम इदारे के बीच में क्रिएट कौन करता है? कोई सिविलियन नहीं करता, बाय द वे, हम नहीं करते, मीडिया नहीं करता। लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा कि मैं डंके की चोट पे मैं जो कुछ मर्जी करती रहूं और मैं उसमें अक्स अपना कुछ और देखूं। ऐसा नहीं होने वाला, ना होना है। हम जो मर्जी किसी को ब्लेम कर लें, किसी को हम मार लें, किसी को उठा लें, किसी को किडनैप कर लें, किसी को गोली मार दें, किसी को फांसी चढ़ा दें। कुछ चीज़ें दीवार पे लिखी हुई हैं। 22 करोड़ आवाम को अगर ये समझना कि उन्हें स्टोरी समझ नहीं आती या उन्हें बातों की समझ नहीं आती या इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा होता है, 22 करोड़ के 22 करोड़ अगर कोई ये समझता है कि वो मेंटली सिक हैं या वो बीमार हैं या उनकी सोच समझ की सकत उन लोगों के बराबर नहीं है जो ये गेम रचाते हैं, तो ये इंतहाई बड़ी गलत फहमी है। पहले ज़मानों में ये हो जाता होगा, 60s में, 70s में, 80s में। अब मुमकिन नहीं है। अब आयशा को भी वो बात समझ आती है, सेनेटर सहर को भी आएगी, मुसर्रत जमशेद चीमा को भी उतनी ही आएगी जितनी ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब बात कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपने उन शहीदों के साथ खड़े हैं, हम उन शहीदों के बिल्कुल बैक करते हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन
ट्रस्ट डेफिसिट अवाम क्रिएट नहीं करती। जहां भी हुआ उस मुल्क के दरीना दुश्मन ने किया और उन दुश्मनों के आकार जो बने उन्होंने किया। लिहाजा आज हम बॉर्डर पे एक एक लड़ने वाला शहीद हमारा बेटा है, हम हमारी 100 जाने उन पे कुर्बान। फिर आज जो चाइना के साथ हुआ है हमारे दिल दुखी हैं और ये वही चीज हुई है कि पाकिस्तान ब्लॉक के बारे में, पाकिस्तान के दोस्तों के बारे में जिसने भी फैसला किया, जिसने भी सोचा, उसको भारी कीमत अदा करनी पड़ी। ठीक है, किसी को तख्त देना पड़े, कईयों को जान की धमकियां दी जाती है। लिहाजा ये खेल बंद किया जाए और इस मुल्क का सोचा जाए।